So, hello all. So, let us start with a new topic of physical chemistry, that is ionic equilibrium. ठीक है. Now, पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं. आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है ionic equilibrium, in this we'll discuss about equilibrium between ions in a reaction. समझे क्या? अभी डिटेल में बताता हूं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं. नाउ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई सा भी सब्सटेंस होगा, दो सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस एंड सेकेंड कैटेगरी इज इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग बात करें नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस के बारे में, तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं? वो सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट नहीं होते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर आयंस. मतलब दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन डिसोल्यूशन इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. समझे क्या? वो सब्सटेंसेस जो अपने आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं करते हैं, जब उनको पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में उनको डिसॉल्व किया जाएगा, and as a result these substances will not at all conduct electric current. जैसे एग्जांपल बेंजीन हो गया, डाइइथाइल ईथर हो गया, गेटिंग ना, एक्सेट्रा. बात समझ में आई? राइट. ऑन द अदर हैंड electrolytic substances, those substances that undergo dissociation on dissolving in polar solvent like water, not only water, we are talking about polar solvent like water. We are talking about polar solvent like water. बात समझे क्या? Right? And these substances will conduct what? These substances will conduct the electric current. Right? तो इसके एग्जाम्पल जैसे ऑल एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. ऑन द अदर हैंड, सेकेंड एग्जाम्पल, पहला क्या दिया गया? ऑल एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट. सेकेंड में क्या बता रहे हैं? Hg2Cl2 डिसॉल्व्स बट डिसोसिएशन इज नेग्लिजिबल. मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2, दिस इज व्हाट? Hg2 + 2 Cl माइनस. करेंगे ना? ये जो डिसोसिएशन है, ये कैसा है? नेग्लिजिबल डिसोसिएशन है. नेग्लिजिबल डिसोसिएशन, ऐसा बता रहे इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस. समझे क्या? नाउ अब देखो, अब यहां पे बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है. इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट है एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस which undergo complete dissociation. दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यहां पे डेफिनेशन ही लिखा है, तो यहां पे क्या बता देंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? those substances that undergo what? Complete dissociation. मतलब अल्फा कितना? 1 और 100% dissociation in polar solvents like water. In polar solvents like water. समझे क्या? एग्जाम्पल जैसे
स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल है, वैसे ये तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HClO4, दिस इज परक्लोरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड, गेटिंग ना, राइट। उसी तरह से HI, राइट, HNO3, H2SO4, HNO3, etc. Similarly, strong bases जैसे हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1, स्ट्रॉन्ग बेसिस में इन जनरल क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्साइड्स ऑफ group 1 and all hydroxides of group 1 and barium hydroxide of group 2। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? LiOH, NaOH, yes, KOH, isn't it? RbOH, CSOH and BaOH whole twice, getting, and salts, getting। हमने जो लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड्स जनरली इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स, जो हमने लिखा था ना स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस जनरली इंक्लूड्स व्हाट? इनऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। तो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, देखो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इसमें क्या होगा? जनरली दिस इंक्लूड्स व्हाट? इनऑर्गेनिक एसिड्स। जो मैंने लिखा वो नोट्स लिख लेना, जैसे HClO4 परक्लोरिक एसिड, HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3, गेटिंग ना। स्ट्रॉन्ग बेसिस मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग बेसिस के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? बेसिस इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? ग्रुप 1 के सभी बेसिस और ग्रुप 2 में बेरियम हाइड्रोक्साइड, बस यही स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इनके अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होते। कोई और हाइड्रोक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, बस यही एक है जो स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1, एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2, इनके अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होते, गेटिंग ना। एंड सॉल्ट्स, गेटिंग। तो सॉल्ट्स, ऑल काइंड ऑफ सॉल्ट्स, तो इसमें लिखा हुआ है SASB। अब इसका मतलब समझेगा, SASB मतलब सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड बेस से बनता है ना, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस SASB, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस WASB वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, WAWB वीक एसिड वीक बेस। तो सॉल्ट्स जो है, अभी इसका सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सॉल्ट्स, ऑल सॉल्ट्स, जनरली ऑल सॉल्ट्स, generally all salts, right? Generally all salts. This includes strong acid, strong base, salt obtained by reaction between strong acid, strong base, salt obtained by reaction between strong acid, weak base, right? Salt obtained by reaction between weak acid, strong base, salt obtained by reaction between weak acid and weak base. So all categories of salts are included in the list of strong electrolyte, getting ना, जिनका अल्फा कितना होता है? अल्फा इज ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रफली कितना? 1, राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसमें क्या बताएंगे? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which do not undergo complete dissociation those electrolytes which do not undergo
complete dissociation such that degree of dissociation alpha is less than 0.1. In polar solvents like water are known as weak electrolytes. समझे क्या? They are known as what? They are known as weak electrolytes. Now, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है? उनको बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ जैसे लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर a weak electrolyte AXBY. बात को ध्यान से सुनना, राइट. तो ये जो हमारे पास है AXBY, ये क्या करेगा? This will undergo incomplete dissociation, and something which is not complete, reaction in which the reactant is not getting consumed completely, that will attain what? That will attain an equilibrium. Correct na? As x times of A plus y times of B minus x. राइट. तो यहां पे हम लोग क्या बताएंगे? अभी सपोज करो अगर स्टार्टिंग के मोल्स हमने इसके कितने लिए? ए नॉट लिए, T इज इक्वल टू 0 पे, मोल्स कितना लिया हमने? इसका ए नॉट लिया. तो फिर T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे माइनस ए नॉट अल्फा, कितना आएगा? ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, एंड ये स्टार्टिंग में नहीं था, ये कितना दे देगा? एक्स ए नॉट अल्फा, और ये कितना दे देगा? वाई ए नॉट अल्फा. ठीक है, राइट. तो यहां पे जो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पे क्या बताएंगे? अल्फा इज जनरली लेस देन 10%, और टू बी मोर स्पेसिफिकली this alpha is generally less than 5%, right? तो अगर ऐसा होगा, if alpha is generally less than 5%, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि position of equilibrium lies towards reactants. मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा चुका हूं, राइट? बिकॉज डिसोसिएशन तो हो ही नहीं रहा है. मतलब क्या? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज टूवर्ड्स व्हाट? लाइज टूवर्ड्स रिएक्टेंट्स. देयरफॉर इसका जो के इक्विलिब्रियम आएगा, ये जो इसका के इक्विलिब्रियम आया, दैट विल बी लेस देन कितना? 10 की पावर -3, राइट. नाउ अब यहां पे हम ये जो देख रहे हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस थिंग, यहां पे क्या बताएंगे? अब ध्यान से सुनना. The equilibrium that exists between
partially dissociated molecular form of an electrolyte, of a weak electrolyte, and its ions in a polar solvent like water is known as ionic equilibrium। मतलब क्या हुआ इसका मतलब सिंपल टर्म्स में ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म था इलेक्ट्रोलाइट का, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूल है पूरा AXBY, इसका जो डिसोसिएशन हुआ, दिस डिसोसिएशन जो हुआ, दिस इज व्हाट वेरी लेस, जिस वजह से एट इक्विलिब्रियम a substantial amount of molecular form of electrolyte was left and the ions produced were very less and the dissociated form, मतलब ionic form and the molecular form of weak electrolyte, they attained what? They attained equilibrium. They attained what? They attained, in simple terms, they attained a equilibrium. Getting na? This equilibrium which is attained between the partially dissociated molecules of a weak electrolyte and its ions is known as ionic equilibrium। Getting ना? Right. And यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, concept of ionic equilibrium is applicable to weak electrolytes only। मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एप्लीकेबल है, इट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर applicable for strong electrolytes। It is not at all applicable for strong electrolytes। करेंगे ना? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, सपोज करो NaCl का एक्वस सोल्यूशन, तो NaCl अपने एक्वस सोल्यूशन क्या होगा, ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ना? अगर मैंने यहां पे 10 मोल लिए तो ये पूरे 10 मोल खत्म हो जाएंगे, NaCl खत्म हो जाएगा, और यहां पे कितने आ जाएंगे, 10 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड 10 मोल्स ऑफ Cl माइनस। और हमें यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है देयर इज नो इक्विलिब्रियम। गेटिंग ना? मतलब क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली, बिकॉज जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है वो पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाता है, और पूरा का पूरा डिसोसिएट अगर नहीं हो पाएगा तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अटेन इक्विलिब्रियम विद द डिसोसिएटेड आयंस, which is known as what? Ionic equilibrium। So just remember कि जो हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, इस पूरे चैप्टर में, जो कि बहुत लेंथी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हर चीज हमें ऑन टोस पे रखना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जितनी बातें करेंगे, यहाँ पे सारी बातें होंगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, समझे क्या, राइट। जैसे वीक एसिड्स इन जनरल दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। हमने जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स में पढ़े अभी तक ऑर्गेनिक में, दे ऑल आर व्हाट, वीक एसिड्स। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, HCN हो गया, ये सब कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। गेटिंग ना? मतलब पानी में डालोगे इनका ज्यादा डिसोसिएशन होता नहीं है। वीक बेसिस जैसे
अमोनिया, या फिर मोस्ट कॉमन जब लोग पढ़ने वाले हैं क्या, NH4OH, ठीक है, एनिलीन, वीक बेसिस की कैटेगरी में एक हो गया NH4OH, एक हो गया क्या, एक हो गया एनिलीन, राइट, एक्सेट्रा, ZnOH होल ट्वाइस, एंड सम स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी में। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे AgCl, BaSO4, ऐसे बहुत सारे क्या है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, राइट। तो अब उसके बाद कुछ चीजें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सब तो मैं तुमको पहले ही सिखा चुका हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, यू ऑल नो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन इनिशियली, राइट। तो ये सब तुम्हें पता है, ठीक है। तो इसमें चलो एक बार पढ़ा देता हूं कि क्या बता रहे कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट लाइक वाटर, इट स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन। इट में डिसोसिएट पार्शियली, मतलब अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, और समटाइम्स इट में डिसोसिएट कंप्लीटली, मतलब अल्फा इज कॉम्पेरेबल टू, अल्फा इज रफली इक्वल टू कितना, 1। जैसे NaCl विल डिसोसिएट कंप्लीटली, यहां पे क्या कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, और यहां पे क्या है, यहां पे पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है, एसिटिक एसिड, गेटिंग ना। एंड देन ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ अल्फा, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ अल्फा किस पे डिपेंड करेगा, मतलब द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है कौन कौन से फैक्टर से डिपेंड करेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट फैक्टर विच इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Obviously, strong electrolyte dissociates completely, whereas weak electrolyte dissociates partially. Getting now? Next क्या है? Nature of solvent. It depends upon nature of solvent also. किस तरह से? A solvent having high value of dielectric constant K will favor dissociation. अब इस चीज को समझ लो एक बार ध्यान से। अब ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो किसमें, फिजिक्स में। ये तुम लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो। यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। हमें पता है कि अगर मान लो तुमने नाम सुना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, मान लो हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है, मान लो हमारे पास दो चार्जेस है, वी हैव टू चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एंड दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ये जो है क्या है, ये जो है क्या हो गया, रेडियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ नेगेटिव चार्ज। दो चार्जेस हमारे पास, राइट। इनके बीच का, और हमने इनको क्या रखा है, हमने इनको किसी एक मीडियम में डाला हुआ है। मान लो ये दोनों चार्जेस को हमने कहां पे डाला हुआ है, ये दोनों चार्जेस को हमने एक मीडियम लिया है, दे आर केप्ट इन ए मीडियम ऑफ, सपोज करो वाटर, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, ठीक है, राइट। वाटर के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K है, राइट। तो परमिटिविटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। सो इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, F इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ वाटर इंटू कितना, Q ऑन पॉजिटिव इंटू Q ऑन नेगेटिव डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो सपोज करो ये जो चार्ज है ये प्लस Q है, ये जो चार्ज है ये माइनस Q है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें, दिस विल बी इक्वल टू कितना, 1/4 पाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू कितना, Q इंटू Q, माइनस चार्ज नहीं है कि बिकॉज हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें, इंटू कितना, दिस, सपोज करो ये जो पूरा डिस्टेंस है हमने कितना ले लिया, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा R स्क्वायर, राइट। अब तुम खुद ही देखो, अब तुम यहां से खुद ही देखो,
ये k का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, फोर्स अमंग चार्जेस उतना कम होगा, करेक्ट ना? राइट, तो जितना ज्यादा k का वैल्यू, फोर्स अमंग चार्जेस उतना कम, राइट। तो किसी मीडियम का अगर k का वैल्यू, जैसे वाटर का k का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, वाटर को यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज नोन as a universal solvent because of its very high value, because of its very high value of dielectric constant K. yes, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या किसी भी सॉल्वेंट का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जो दो आयंस हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया तो एक तरह से उनको अलग अलग करना बहुत आसान हो जाएगा, मतलब उसको डिसोसिएट करना, ब्रेक करना कैसा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एंड जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व किया जा रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, समझे क्या? राइट, तो यहां से क्या बताया कि इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज वेरी हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, ये F क्या है, F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ions, correct na? F is the force of attraction between ions is less, correct na? Therefore for K high, force of attraction between ions becomes what? Low. As a result ions can be, as a result molecule can be easily broken into its ions and alpha approaches close to 1, समझे क्या? राइट, तो इसी वजह से यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे ये बता रहे हैं कि सेकेंड फैक्टर जिसपे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है क्या है, वो सॉल्वेंट है। A solvent having high value of dielectric constant will favor what? Dissociation, getting ना? तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, वो क्या है? जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि a substance may behave, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से निकल के आता है वो ये है कि अ सब्सटेंस में बिहेव, इंपॉर्टेंट है लिखो, एज अ, सपोज करो चलो पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, इंपॉर्टेंट किसके लिए, इसके लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट के लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सेकंड वाला बी वाला पॉइंट है, इसके लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, समझे क्या? राइट, तो पहला वाला तो बता दिया, ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट समझाया, अब इसके लिए स्टेटमेंट एक लिख रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, क्या कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है, अ सब्सटेंस में बिहेव एज अ strong electrolyte, a substance may behave as a strong electrolyte in water, जिसका K वैल्यू मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है, हाई होता है, बट इट मे बिहेव, बट सेम सब्सटेंस, इट नहीं but the
same substance may behave as a weak electrolyte. Same substance may behave as a weak electrolyte when dissolved in some other polar solvent जिसका K is less than, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is less than K of water. समझे क्या? तो यहां क्या बताया, सब्सटेंस में बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उसका अल्फा कितना होगा, 1 होगा इन वाटर, गेटिंग, बट द सेम सब्सटेंस में बिहेव एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड इन सम अदर पोलर सॉल्वेंट लाइक सम अदर पोलर सॉल्वेंट, जिसका K वैल्यू कैसा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है, लेस देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर है, गेटिंग ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या लिया, NaCl का एक्व सोल्यूशन लिया, अगर हमने NaCl का एक्व सोल्यूशन लिया तो NaCl का एक्व सोल्यूशन undergoes complete dissociation, gives Na plus aqueous plus Cl minus aqueous, getting ना, राइट। तो 1, ये पूरा 0, ये कितना हो गया, ये पूरा कितना माइनस कितना 1, ये हो गया 0, और ये कितना आ गया, ये आ गया 1 और ये आ गया 1। एक्वा सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट इज वाटर, गेटिंग ना दिस। तो यहां पे क्या बताएंगे कि NaCl behaves as a strong electrolyte in water, right? But on the other hand, if NaCl is dissolved in, if मान लो NaCl solid is dissolved in another polar solvent like alcohol, सपोज करो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया C2H5OH, गेटिंग ना। C2H5OH का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है दैट इज लेस देन K ऑफ वाटर, गेटिंग ना। तो यहां पे जो सोल्यूशन आएगा, मतलब अगर हम लोग ऐसे बात करें, यहां पे जो सोल्यूशन आएगा, अब जो सोल्यूशन आएगा NaCl इन अल्कोहल, पानी में था तो एक्वस लिख रहे थे, अल्कोहल में तो अल्कोहल लिख देते हैं, गेटिंग ना। अब यहां पे पहले के जैसा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अल्कोहल इज लेस देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब अल्कोहल में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने डाला किसमें, अल्कोहल में। यहां पे सपोज करो क्या है, यहां पे क्या भरा हुआ है, यहां पे लेट अस सपोज अल्कोहल भरा हुआ है, C2H5OH भरा हुआ है, ठीक है ना। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है, कम है। तो अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अल्कोहल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इस पे चार्ज कितना है प्लस ई, इसमें चार्ज कितना माइनस ई, करेंगे ना, ई इंटू ई अपॉन कितना R² इंटू कितना 1/K ऑफ अल्कोहल, करेंगे ना, राइट। तो यहां पे क्या है, K ऑफ अल्कोहल, और जबकि वाटर में डाला तो क्या हो गया, वाटर में दिस इज Na प्लस, दिस इज Cl माइनस, ये सपोज करो ये वाटर था, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बाय R² इंटू कितना 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, समझे क्या। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन वाटर कैसा होगा, कम होगा। तो अगर वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयंस जो है आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, मगर यहां पे जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अल्कोहल कैसा है, कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड अल्कोहल कैसा है, ज्यादा है,
मतलब यहां पे आयंस जो है आपस में एक दूसरे से चिपक के रहेंगे और यहां पे सेपरेट आउट नहीं हो सकते, मतलब यहां पे अल्कोहल में डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा। समझे क्या? राइट। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो है यही NaCl का अगर अल्कोहल में डाला तो NaCl Na प्लस इन अल्कोहल प्लस Cl माइनस इन अल्कोहल हो सकता है यहां पे अगर हमने 1 मोल लिया तो माइनस अल्फा हो जाए और यहां से कितना आ जाए अल्फा एट इक्विलिब्रियम और यहां से कितना आ जाए अल्फा, करेंगे ना, सच दैट व्हाट, सच दैट अल्फा इज लेस देन 1, करेंगे ना। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आयोनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। यहां पे क्या बताएंगे, NaCl एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, NaCl behaves as a weak electrolyte, NaCl behaves as a weak electrolyte in alcohol। तभी देखो यहां पे क्या आ गया, आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया, जबकि वाटर में यहां पे देखो आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया अल्कोहल में, करेक्ट ना। जबकि हमने यही सेम NaCl को जब वाटर में डाला था तो क्या हुआ था, वाटर में देयर वाज कंप्लीट डिसोसिएशन, किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम नहीं आया था, करेक्ट ना। तो किसी भी सब्सटेंस का बिहेवियर एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नेवर एब्सोल्यूट, इट इज ऑलवेज व्हाट, रिलेटिव, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, गेटिंग ना। सो नो सब्सटेंस इज देयरफॉर, क्या बताएंगे हम लोग यहां से, ये सारे पॉइंट्स लिखते जाओ, देयरफॉर नो सब्सटेंस is an, nature of electrolyte as strong or weak is relative. That means it depends on nature of सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, गेटिंग ना, राइट। वो एक रिलेटिव बिहेवियर होता है। बात समझ में आई क्या? नेचर ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट, एक सब्सटेंस वाटर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा, मगर वाटर के अलावा कोई और दूसरा पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या, डाइल्यूशन, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज एज डाइल्यूशन विल इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग, बस ये वाला पॉइंट लिख देता हूं, ये वाला पॉइंट लिख लेता हूं, एज degree of dissociation of a weak electrolyte, degree of dissociation of a degree of dissociation of a weak electrolyte increases as डाइल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट इंक्रीजेस और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। सॉल्वेंट इंक्रीज होगा मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो अल्फा बढ़ेगा, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट ना। कैसे, बिकॉज हम जानते हैं ना कि मोलारिटी विच इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स ना। तो वॉल्यूम, सॉल्वेंट बढ़ेगा मतलब क्या, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा, करेंगे ना। तो वही चीज बता रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, करेंगे ना, राइट। सो दिस फैक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे और सवाल डाइल्यूशन लॉ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या बताएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जनरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा, उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा और उनको
टूटने के लिए एनर्जी मिल जाएगा। गेटिंग ना, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी लगता है ना, कोई सा भी बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयंस के बीच में कोई सा भी बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए क्या लगता है, एनर्जी लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। गेटिंग ना, तो अल्फा राइजेस एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन राइजेस। गेटिंग ना, नाउ presence of other solute. When a substance is present, it may affect the solubility of the another solute. Generally the presence of common ion suppresses the degree of dissociation of weak electrolyte. तो ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, डिटेल में, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बाद कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इज नथिंग बट ली शैटेलियस प्रिंसिपल। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कॉमन आयन इफेक्ट। समझे क्या इसको, ये जो पॉइंट नंबर 5 है इस बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ेंगे किसमें, कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ेंगे हम लोग इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5 जो है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। पॉइंट नंबर 5 इज कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप सो ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। सेकंड वाला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बताया मैंने। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का थर्ड वाला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है, डाइल्यूशन है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ दिख रहा होगा, नेक्स्ट टॉपिक है। फोर्थ फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है। एंड लास्ट वाला फैक्टर क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट नहीं बताया, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समझे क्या, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आने से पहले फटाफट हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लेट अस सी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि, अच्छा देखो यहां पे भी ये चीज मार्क कर सकते हो, इसको भी एज अ नोट लिख लो जो मैंने बताया था। ये देखो क्या बता रहे हैं इसमें भी, इसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग वन इन एक्वा सॉल्यूशन बट इट में बिहेव एज अ, इलेक्ट्रोलाइट में बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग वन इन एक्वा सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग वन इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर एज अ सॉल्वेंट। इट में बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग वन इन द एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर इज प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट, करेक्ट ना, बट इट में बिहेव एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन अनदर सॉल्वेंट। सही से लिख देता हूं। एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या, मैंने कई बार बताया है, एक बार नहीं बहुत बार बताया है, राइट। एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर इज प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट। समझे क्या, बट इट में बिहेव एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट in another solvent. For example, sodium chloride behaves as a strong electrolyte and acetic acid as a weak electrolyte when dissolved in water, getting na, but their conducting abilities are comparable when dissolved in liquefied ammonia solvent. मतलब क्या, वाटर में क्या बता रहे, वाटर में, वाटर एज अ सॉल्वेंट मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कैसा है, बहुत हाई है, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बहुत हाई है, तो NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, दिस बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यस। एंड एसिटिक एसिड जो है, बिकॉज इसमें आयंस होते हैं ना, ये टूट सकते हैं ना, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको ब्रेक कर सकता है। एंड एसिटिक एसिड जो है which is a covalent compound, acetic acid जो है which is a covalent compound, CH3 C double bond OH, ठीक है। this behaves as a weak electrolyte because covalent bond is stronger than ionic bond, getting ना। तो वाटर जो है इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा मगर इतना ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाएगा, getting ना, राइट। इस वजह से NaCl, बट अगर हम लोग इन्हीं दोनों को किस में डिसॉल्व कर दें, अगर हम लोग इन्हीं दोनों को डिसॉल्व कर दें किसमें, लिक्विड अमोनिया में। अमोनिया इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर ना, बट इफ दे बोथ आर डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया का K जो है, K ऑफ अमोनिया इज लेस देन, नॉट ओनली लेस, इनफैक्ट इट इज वेरी मच लेस देन
K of water. It is very much less than K of water. तो इस वजह से हम यहां पे क्या बताएंगे, NaCl as well as, तो इस वजह से NaCl में फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस not broken easily, electrostatic forces not broken easily, force of attraction not broken easily, not broken easily. मैंने एक्सप्लेन किया अभी पूरा. एंड जब आयनिक फोर्स नहीं तोड़ पा रहा है तो इसको तो भूल ही जाओ, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होता है, करेक्ट ना. तो यहां पे भी क्या, OH बॉन्ड not broken, getting OH bond जो है it is not broken if ammonia is present as a solvent, because K of ammonia, dielectric constant of ammonia is very much less than dielectric constant of water. तो liquid ammonia में both NaCl as well as acetic acid behave as what, behave as weak electrolyte इन लिक्विड अमोनिया, कह रहे ना. तो वही चीज यहां पे बता रहे, वही चीज यहां पे बता रहे कि नोट जो है वही चीज यहां पे बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिटिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, बट देयर कंडक्टिंग एबिलिटीज, मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आर कॉम्परेबल इन लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट. बात समझे क्या? ठीक है. नाउ अब उसके बाद देखो ध्यान से, अगला क्या बता रहे, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस मीडियम ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. ठीक है. तो हमें क्या क्या दिया गया है, चलो हमें जो जो दिया गया पहले हम क्या करते हैं उनको लिख लेते हैं. ठीक है. हमें दिया गया है NaOH, ठीक है, हमें दिया गया है HCl, राइट. एक काम करते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को 1 लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट को 2 लिखेंगे एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट को 3 लिखेंगे. ठीक है, राइट. तो यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो, 1 के लिए मैं ब्लू यूज कर लेता हूं, 2 के लिए मैं ग्रीन यूज कर लेता हूं, और 3 के लिए मैं क्या कर देता हूं, 3 के लिए मैं क्या कर लेता हूं, येलो यूज कर लेता हूं. ठीक है. 1 के लिए ब्लू, 2 के लिए रेड, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेड, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या यूज कर लेता हूं, चलो इसको रिवर्स कर देता हूं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्रीन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए येलो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं रेड यूज करता हूं. ठीक है. मैं इसको स्ट्राइक ऑफ करूंगा बस. NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट ना. NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगला क्या है, NH2CONH2, ये यूरिया है. अभी हमने पढ़ा है NH2CONH2 इज यूरिया, हमने अभी डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ा है. डाइल्यूट सोल्यूशन हमने क्या देखा, यूरिया का अल्फा हम लोग किसमें लिया था हमने उसको, I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा. यूरिया डिसोसिएट नहीं होता, अल्फा 0 होता, तभी क्या आया था, I इज इक्वल टू 1 आया था ना. मतलब यूरिया का डिसोसिएशन नहीं होता, अल्फा इज 0, तो यूरिया विल नॉट डिसोसिएट, मतलब यूरिया क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया. अगला क्या है, H2SO4. H2SO4 क्या हो गया, H2SO4 हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, करेंगे ना, ये क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, दिस विल स्टडी. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. HCN क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है. NH4OH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है. KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. समझे क्या? अगला क्या है, अगला है C2H5COOH, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड. दिस इज व्हाट, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. मैंने बताया ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अगला क्या है, NH4Cl. NH4Cl क्या है, सॉल्ट है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. उसके बाद क्या है, HNO3. HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फिर क्या है, शुगर, हमने पढ़ा है डाइल्यूट सोल्यूशन में, I इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस n-1 अल्फा. शुगर का I हमेशा कितना आता है, 1 आता है ना. तो अगर I 1 आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा कितना है, 0 है ना. I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा. तो अगर I इज इक्वल टू कितना, 1 है, 1 प्लस n-1 अल्फा, मतलब क्या, 0 इज इक्वल टू n-1 अल्फा, मतलब अल्फा कितना हो गया, 0 हो गया ना. समझे क्या?
मीन्स व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो शुगर कैसा हो गया, शुगर हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ग्लूकोज भी कैसा हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमेशा ध्यान रखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका अल्फा कितना होता है, अल्फा जो 0 होता है उसका, इट डज नॉट डिसोसिएट्स। समझेगा, ये पॉइंट लिख लो। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट अल्फा का जो वैल्यू है, नोट्स में लिख लो ये वाला पॉइंट, अल्फा का जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, रफली इक्वल टू 1, ये रफली इक्वल टू 1, roughly equal to 1 for what, strong electrolyte, right? This is alpha is less than 5% for weak 0.5% for weak electrolyte, for weak electrolyte less than 5% मतलब क्या, less than 0.05%, and this is equal to 0 for non electrolyte alpha। बात समझे क्या, राइट? तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आ गया, यूरिया आ गया, शुगर आ गया और ग्लूकोज आ गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ गया, H3PO4 आ गया, HCN आ गया, NH4OH आ गया और प्रोपेनोइक एसिड आ गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या हमने जो एग्जांपल पढ़े थे, NaOH, HCl, NaCl, H2SO4, KOH, NH4Cl एंड HNO3, ये सब क्या आ गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गए, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू व्हाट, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ते हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है, ये जो है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं यहां पे हेडिंग डालूंगा ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक, ध्यान से सुनना। पे अटेंशन, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, यहां से लिखता हूं। मैंने हेडिंग डाली ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्वाल्ड dilution law, pay attention properly, ठीक है। it is applicable for weak electrolyte, for weak electrolytes only, not applicable for strong electrolytes, for weak electrolytes only, ठीक है। तो सपोज करते हैं, let us consider a weak electrolyte in general. Let us consider a weak electrolyte AB. Let us consider a weak electrolyte AB in aqueous solution, ठीक है। बात को सुनना ध्यान से। नाउ आप देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ पे अटेंशन, किस तरह से होगा ये डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पे अटेंशन। यहां पे इट इज प्रेजेंट इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट AB प्रेजेंट इन द एक्वा सोल्यूशन, ठीक है।
मतलब ये सपोज कर लो लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास ये जो है दिस इज द aqueous solution ऑफ AB, मतलब AB प्लस वाटर, समझे क्या? राइट तो यहां पे क्या होगा, वी हैव AB प्लस वाटर, AB प्लस क्या चीज, वाटर, aqueous solution ऑफ AB, AB aqueous solution में है and it is interacting with water because weak electrolyte है, तो जो dissociation होगा it gives सपोज करो A plus N plus B minus N aqueous प्लस कितना B minus N, B minus N aqueous, ठीक है राइट। T इज इक्वल टू 0 पे सपोज करो इसका कंसंट्रेशन कितना है, C है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, मोल्स ले रहा हूं, कंसंट्रेशन ले रहा हूं, ठीक है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, C है, राइट, और आयंस जो है ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या अटेन करेगा, ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, ठीक। तो एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस C इंटू अल्फा, कितना आ जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट, एंड ये क्या दे देगा, दिस विल गिव व्हाट, C अल्फा, और ये क्या दे देगा, C अल्फा, ठीक है। वाटर तो एनीवेज क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर तो किस में, सॉल्वेंट है ना, मतलब दिस इज प्रेजेंट इन व्हाट, लार्ज एक्सेस ना, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये ऐसा आया, ये इस तरह से आया, ये चीज आया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहां पे इस वाले रिएक्शन के लिए अगर हम लिखने जाएं क्या चीज, अगर हम लिखने जाएं K इक्विलिब्रियम, बताना K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट, एक्टिव मास ऑफ A प्लस N aqueous into active mass of B minus N aqueous aqueous B minus N aqueous की पावर 1 पावर 1 होल डिवाइडेड बाय एट इक्विलिब्रियम ना, active mass of AB at equilibrium into active mass of what, water, this is at equilibrium and this is also at equilibrium, ठीक है। मगर वाटर कैसा है, वाटर तो कांस्टेंट है ना, बिकॉज सॉल्वेंट है वाटर, वाटर इज अ सॉल्वेंट, यहां पे वाटर जो है क्या है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, राइट, इस वजह से वाटर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। नाउ तो यहां पे क्या होगा, दिस K इक्विलिब्रियम इनटू एक्टिव मास ऑफ वाटर इज अनदर कांस्टेंट which is Kd, another constant which is what, Kd, right, Kd, ये D लिखा है, another constant Kd, such that this Kd is what, Kd is what, this is dissociation constant, this is dissociation constant of weak electrolyte AB, dissociation constant of weak electrolyte AB, this is the dissociation constant of weak electrolyte AB, ठीक है। तो यहां से हम लोग KD को किस तरह से लिखेंगे,
केडी को किस तरह से लिखा जाएगा, यहीं से केडी को कैसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, हम लोग क्या किए, हम लोग ये वाटर को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, किस तरह से आ जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, के डी इज इक्वल टू कितना, के इक्विलिब्रियम इनटू H2O which becomes equal to कितना, which becomes equal to active mass of A plus N at equilibrium की power 1 into active mass of B minus N at equilibrium power 1 upon active mass of AB left at equilibrium की power 1, समझे क्या, राइट। तो यहां से डिसोसिएशन कांस्टेंट KD इज इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस N की पावर 1 एट इक्विलिब्रियम इंटू B माइनस N की पावर 1 एट इक्विलिब्रियम अपॉन एक्टिव मास ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम पावर 1, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग ये सारे वैल्यूज को रखते हैं, व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ A कैटायन C अल्फा, B एनायन C अल्फा एंड AB लेफ्ट कितना C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम कितना, दिस KD विल बी इक्वल टू कितना, C अल्फा की पावर 1, बात को सुनना ध्यान से, दिस विल बी इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू C अल्फा की पावर 1 इंटू C अल्फा की पावर 1 अपॉन कितना C इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर 1, बिकॉज AB लेफ्ट इज कितना, C इंटू 1 माइनस अल्फा पावर 1। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग सिंपल एक C और एक C काट देंगे। तो जो हमने एक C और एक C काट दिया, तो यहां से क्या आया हमको, यहां से हमको मिला KD इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, बात को सुनना भी ध्यान से, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, राइट। नाउ अब सुनना बात को ध्यान से, ये जो है यहां से दिस, इसको लिया मैंने क्या, ये लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। केडी जो है नोन होता है, केडी वैल्यू जो है नोन होगा, यहां पे केडी का जो वैल्यू है, केडी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट केडी एंड सी, ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली नोन वैल्यूज होते हैं, दे आर व्हाट, नोन वैल्यूज, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, अल्फा टू बी कैलकुलेटेड, बात को सुनना, पहले सुनना बात को ध्यान से, दिस इज टू बी व्हाट, कैलकुलेटेड, हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो जरा, हम लोग यहां पे पहले क्या मान लेंगे, हम पहले ये मान लेंगे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, बात को सुनना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी नो दैट alpha is less than 0.05 or percentage alpha is less than 5%। परसेंटेज अल्फा का मतलब क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं, परसेंटेज अल्फा मतलब क्या, अल्फा इंटू 100, ठीक है। तो इस केस में 1 माइनस अल्फा इज roughly equal to 1 only. If alpha is less than 0.05, तो 1 minus alpha जो है, it is roughly equal to what? It is roughly equal to 1 only. Getting ना? तो weak electrolyte ऐसा है, ये होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले assume कर लेंगे। Getting ना? तो सबसे पहले step one, assume that गिवन इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज हम लोग ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात कर रहे हैं ना, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या होता है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है, बिकॉज ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अज्यूम गिवन इलेक्ट्रोलाइट
is a weak electrolyte. Assume that given electrolyte is a weak electrolyte such that alpha is less than 0.05. मतलब 1 माइनस अल्फा इज रफली इक्वल टू कितना 1, बिकॉज हम लोग ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये वाला जो अजम्पशन है, ये वाला जो अजम्पशन है स्टेप 1, दिस अजम्पशन ये विल बी ऑलवेज वैलिड फॉर क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन, बट मे और मे नॉट बी वैलिड फॉर क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेई. समझे क्या? तो ध्यान से सुनो. तो अगर ऐसा है तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, के डी हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था के डी इज इक्वल टू कितना, सी अल्फा स्क्वायर, के डी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस अल्फा आया है इसको हम लोग क्या कर देंगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 कर देंगे. ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, के डी डिसोसिएशन कांस्टेंट बाय सी. ठीक है, विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ के डी बाय सी. अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डी बाय सी. समझे क्या? राइट. तो हमें यहां से क्या पता, ये एक्सप्रेशन कब आया, ये एक्सप्रेशन तब आया जब हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या माना है, वीक माना है. और जब इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है तो अल्फा कैसा होता है, लेस देन 5% होता है. राइट. तो ये जो एक्सप्रेशन आया, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डी बाय सी. ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें वी कम टू नो दैट, फ्रॉम हियर वी कम टू नो दैट कि हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि अल्फा इज दिस इज नथिंग बट ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का एक्सप्रेशन है. ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का ये एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो और हमें यहां से क्या दिख रहा है, यहां से सबसे पहली बात हमको ये दिखाई दे रही है कि अल्फा जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सी. इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स as concentration decreases or dilution increases, concentration decreases or what, dilution increases. मैंने पहले बताया था concentration decrease मतलब dilution increase, then alpha will increase. करेंगे ना? राइट. या फिर हम लोग सीधे ऐसे लिख दें, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, अंडर रूट ऑफ व्हाट, डाइल्यूशन. 1 अपॉन कंसंट्रेशन इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ व्हाट, डाइल्यूशन. समझे क्या? राइट. सो अंडर रूट ऑफ के डी बाय सी. राइट. तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सीधे अल्फा निकालेंगे. एक बार हमारे पास अल्फा आ गया तो उसके बाद क्या आ जाएगा, एक बार हमारे पास अल्फा आ गया तो सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा, straight away we'll get what, we'll obtain concentration of A plus N at equilibrium is equal to concentration of B minus N at equilibrium, which is equal to कितना, C alpha, right, which is equal to C into under root of KD by C. Yes, which is equal to कितना, अंडर रूट ऑफ के डी इंटू सी. राइट. तो यहां से क्या, सबसे पहला, इफ अल्फा इज लेस देन 5% फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अल्फा जो है लेस देन 5%, हम मान लेते हैं ऐसा, और तो अल्फा कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ के डी बाय सी. ठीक है, एंड उसके बाद
आयंस A प्लस N, आयंस A प्लस N इज इक्वल टू कितना, B माइनस N एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना, C अल्फा विच इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KD इंटू C, ये ऐसा, राइट, इस तरह से। नाउ अब बात को सुनो ध्यान से। यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या मान लिया था, हम जब सॉल्व करने आ रहे थे, अब बात को सुनना मेरी ध्यान से, हम यहां तक आए थे, KD इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, KD एंड C नोन वैल्यूज होते हैं, हमें अल्फा जो है क्या करना है, हमें अल्फा निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अजम्पशन मान लिया कि अल्फा इज लेस देन व्हाट 0.05, मतलब अल्फा इज परसेंटेज अल्फा इज लेस देन 5%, तो 1 माइनस अल्फा रफली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप वन में हमने क्या अजम्पशन मान लिया और इससे हमने क्या किया, अल्फा को निकाल लिया, कितना, अंडर रूट ऑफ KD बाय C, ठीक है। यहां तक आने के बाद ये तो मैंने समझाया है कि एक बार अगर ऐसा है तो क्या होगा, यहां तक स्टेप 1 के बाद, यहां तक आने के बाद समझे क्या, हम क्या करेंगे, बात को सुनना ध्यान से, यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे, विल चेक इफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KD बाय C, अंडर रूट ऑफ KD बाय C से अल्फा का जो वैल्यू आया है क्या ये लेस देन 0.05 है। इफ अल्फा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KD बाय C, अगर ये लेस देन 0.05 है, ठीक है, देन टेक अल्फा इज इक्वल टू, एक्सेप्ट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KD बाय C एंड उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस A प्लस N एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ B माइनस N एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू कितना, C अल्फा विच इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KD इंटू C। बात समझे क्या, अगर ऐसा है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे, हम मान लेंगे कि अल्फा जो है लेस देन 5% है, तो 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। उससे हमारे पास अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ KD बाय C। एक बार हमारे पास ये वाला वैल्यू आया अल्फा का, तो उसके बाद हम स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 ये है हमारा स्टेप 2, ये हमारा स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में आके हम क्या करेंगे, विल चेक इफ अल्फा जो हमने निकाला अंडर रूट ऑफ KD बाय C, क्या ये लेस देन 5% है। अगर ये लेस देन 5% है तो अल्फा का जो वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ KD बाय C से, अल्फा को उसी तरह से एक्सेप्ट कर लो, देन टेक अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KD बाय C, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, यहां से अगर हमारे पास ये if alpha is equal to under root of KD by C is less than 0.05, then accept alpha is equal to कितना, under root of KD by C, and accordingly concentration of ions at equilibrium A plus N at equilibrium will be equal to कितना, B minus N at equilibrium, which will be equal to कितना, which will be equal to कितना, C alpha which is equal to under root of KD into C। समझे क्या, ये सबको करना है, वो तो मैंने ऐसे बता दिया था कि ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड रहेगा नीट के लिए, मगर ये सबको करना है इस तरह से, समझे क्या। आई होप से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। पहले हम लोग अल्फा को निकाल लेंगे, अल्फा लेस देन 5% मान के अंडर रूट ऑफ KD बाय C। एक बार जो अल्फा का वैल्यू आएगा फिर उसको चेक करेंगे क्या वो लेस देन 5% है। अगर वो लेस देन 5% है तो जो अल्फा का वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ KD बाय C से, तो वही हम लोग वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, वही फाइनल वैल्यू होगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, आयन का कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे, करेंगे ना। बट ऑन द अदर हैंड स्टेप 2 में इफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KD बाय C कम्स आउट टू बी मोर देन 5%, अल्फा जो हमने निकाला अप्रोक्सीमेशन से, ऑन द अदर हैंड
हमने अप्रोक्सीमेशन से जो अल्फा का वैल्यू निकाला है, ऑन दी अदर हैंड अप्रोक्सीमेशन से हमने अल्फा का जो वैल्यू निकाला है, इफ, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं ना, इफ अल्फा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ kd by c, this comes out to be more than 0.05. Getting na? In that case, then do not accept alpha is equal to under root of kd by c. ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। उस केस में अल्फा को कैसे निकाला जाएगा? कैलकुलेट अल्फा by solving what? kd is equal to c alpha square upon 1 minus alpha। मतलब किस तरह से? kd into 1 minus alpha is equal to कितना? c alpha square, which means what? c alpha square प्लस kd इंटू अल्फा माइनस kd इज इक्वल टू 0। ये क्या आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यू नो द टर्म्स, यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, डिवाइडेड बाय 2a। ये काम हो सकता है करना पड़ जाए जेई के पेपर में, बट जनरली जेई में भी ऐसा नहीं पूछते, टाइम वेस्ट नहीं कराते, बट फिर भी हो सकता है ऐसा करना पड़ जाए, ठीक है। तो देन सॉल्व इट लाइक दिस, सॉल्व इट एग्जैक्टली लाइक दिस। अल्फा इज इक्वल टू कितना? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, समझे क्या? एंड देन उसके बाद दिस विल गिव व्हाट? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। दिस विल गिव द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। एंड देन एक बार अल्फा आ गया, उसके बाद क्या? आयंस जो हमने लिए a प्लस एन इज इक्वल टू b माइनस एन इज इक्वल टू कितना? c अल्फा। इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, राइट। आई होप सो क्लियर आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमें ये वर्किंग जो है, ये वर्किंग हमें किस तरह से करना है। तो बहुत सिंपल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, मैंने ये तो बता दिया केडी कैसे निकाला जाएगा, यहां तक तो बता दिया था केडी कैसे निकाला जाएगा, और यहां तक बता दिया था केडी का जो एक्सप्रेशन आएगा यहां तक। अब उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना है यहां से, क्योंकि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है किसके लिए? इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा हमेशा क्या होता है? लेस देन 5% होता है या 0.05 से कम होता है। इस वजह से हम ऐसा मानते हैं कि 1 माइनस अल्फा जो है रफली कैसा होगा? 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टेप 1 हम मान लेंगे, क्योंकि हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम मान लेंगे कि जो अल्फा है लेस देन 5% है। दिस अल्फा जो है हमारे पास लेस देन 0.05 है, मींस 1 माइनस अल्फा जो है रफली इक्वल टू कितना? 1 है। तो इस हिसाब से kd इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, समझे क्या? राइट। तो यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ kd बाय c। ये पहला एक्सप्रेशन, मतलब ये फर्स्ट स्टेप। एक बार हमारे पास ये आ गया, एक बार हमारे पास ये आ गया, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमने जो अल्फा का वैल्यू निकाला है, क्या मतलब अल्फा का वैल्यू कितना निकाला हमने निकाला अंडर रूट ऑफ kd बाय c। क्या ये वैल्यू सच में लेस देन 5% है? क्या ये वैल्यू लेस देन 0.05 है क्या? अगर हमारे पास जो अल्फा है, मतलब जो हमने अंडर रूट ऑफ kd बाय c निकाला है, वो लेस देन 0.05 आएगा, बहुत अच्छी बात है, मतलब एप्लीकेबल। अल्फा को कितना एक्सेप्ट कर लो? अंडर रूट ऑफ kd बाय c। एंड उस केस में कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इज इक्वल टू कितना? c अल्फा, विच इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ kd इंटू c, ठीक है ना। बट अगर हमने जो अल्फा निकाला विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ kd बाय c, दिस कम्स आउट टू बी मोर देन व्हाट? दिस कम्स आउट टू बी मोर देन 0.05, मतलब मोर देन 5%। देन डू नॉट एक्सेप्ट अल्फा एज अंडर रूट ऑफ kd बाय c। उस केस में अल्फा को ये नहीं लेंगे। ध्यान सुनो, आईआईटी के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, जब एडवांस वाले पढ़े तो इस पे ध्यान दें।
तो उस केस में अल्फा को अंडर रूट ऑफ KD/C नहीं लिया जाएगा। हम क्या करेंगे, हम अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट अल्फा बाय सॉल्विंग KD इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, करेंगे ना, राइट, विच इंप्लाइज इसको हमने ले जाके यहां पे मल्टीप्लाई करा दिया, KD इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और हमने क्या किया, पूरे को एक तरफ ले आए, C अल्फा स्क्वायर प्लस KD इंटू अल्फा माइनस KD इज इक्वल टू 0, करेंगे ना। इसको सॉल्व यूजिंग व्हाट, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC/2A। ये क्या देगा, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा किसका, अल्फा का। एक बार अल्फा का हमारे पास क्या आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, अल्फा का हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, देन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज इक्वल टू कितना, C अल्फा, राइट। आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है, राइट। नाउ अभी क्या करते हैं, अभी मैं जो है बस एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, इसका क्वेश्चन कल कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी क्या करता हूं, मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, आई होप से क्लियर हुआ होगा। डिसोसिएशन ऑफ मोनोबेसिक weak acid, dissociation of monobasic weak acid। हमें पता है ना मोनोबेसिक वीक एसिड क्या होता है, which has got only one replaceable H plus, dissociation of monobasic weak acid। मोनोबेसिक वीक एसिड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मोनोबेसिक वीक एसिड का डिसोसिएशन कैसा होगा, HA, ठीक है। फटाफट देखते हैं, टाइम खराब नहीं करते, फटाफट देखते हैं। तो मोनोबेसिक वीक एसिड, मोनोबेसिक वीक एसिड क्या होता है, मोनोबेसिक वीक एसिड क्या होता है, हैज ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, गेटिंग ना, दैट मीन्स ओनली one hydrogen is attached to electronegative atoms like oxygen, like fluorine, oxygen या nitrogen, getting ना। तो let us take the example, जैसे example ले, रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है इसका, रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, HA, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लें, हम लोग मान लें HA को हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एज, अज्यूम कर ले क्या, CH3COOH, ठीक है। तो HA हमने मान लिया क्या, CH3COH। तो इसके हिसाब से वी हैव टेकन HA एज, ध्यान से सुनना, HA एज CH3COH, तो CH3COH aqueous प्लस वाटर, ध्यान से देखना, CH3COH aqueous प्लस क्या, वाटर, ठीक है। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, CH3COH का स्ट्रक्चर कैसे होता है हम सब जानते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। एसिड है तो OH बॉन्ड टूटेगा, H प्लस निकलेगा, और यहां से जो H प्लस निकलेगा, यहां से जो H प्लस निकलेगा, H प्लस को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, वाटर पास क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ना, और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से क्या बन जाएगा, H3O प्लस आ जाएगा ना, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम H3O प्लस ना, मतलब हाइड्रोनियम आयन ना, करेंगे। So this will give what, acetic acid plus water, this will give what, this will give CH3CO minus aqueous plus H3O plus aqueous, ठीक है, राइट। तो यहां पे सपोज करो T इज इक्वल, अब बात को सुनना, बस रिएक्शन दिखा रहा हूं, T इज इक्वल टू 0 पे मान लो कितना है, C है, राइट, और ये कुछ भी नहीं होगा। इक्विलिब्रियम तक आते आते
माइनस कितना सी अल्फा, सो कितना हो जाएगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी अल्फा, और ये कितना आ जाएगा सी अल्फा। ठीक है, राइट। तो सीधे सीधे फटाफट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को क्या लिया जाता है, इसको लिया जाता है Ka। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को क्या लिया जाता है, Ka लिया जाता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, एक्टिव मास ऑफ CH3COO माइनस इंटू एक्टिव मास ऑफ H3O प्लस अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दिस Ka विल बी इक्वल टू कितना, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, राइट। तो यहां से एक सी कट जाएगा, कितना आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा Ka इज इक्वल टू कितना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अज्यूम, पहले क्या मान लो, अज्यूम अल्फा इज लेस देन कितना 0.05, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इज रफली इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, Ka इज इक्वल टू कितना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू कितना, सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka by C, which implies alpha is equal to under root of Ka by C. Alpha is equal to under root of Ka by C. ठीक है, राइट। तो अल्फा इज इक्वल अंडर रूट ऑफ Ka by C। ठीक है, तो इफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka by C इज लेस देन 0.05, मतलब चेक किया, देन पक्का हो गया, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka by C लेना है हमें। ठीक है, एंड इन दैट केस concentration of acetate ion will be equal to concentration of what, H3O plus। ठीक है, that will be equal to कितना, C alpha, which will be equal to C into under root of Ka by C, that will be equal to कितना, under root of Ka into C। समझे, Ka into C in very simple terms। बात समझे, राइट। एंड अगर ये मोर देन 0.05 है तो फिर हमें पूरा एग्जैक्ट श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। एंड जल्दी से हम लोग देख लेते डिसोसिएशन ऑफ मोनोएसिडिक वीक बेस, फटाफट। डिसोसिएशन ऑफ मोनोएसिडिक वीक बेस जल्दी से देख लेते हैं। Dissociation of monoacidic weak base। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोएसिडिक वीक बेस मतलब क्या, मोनोएसिडिक वीक बेस का मतलब क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस gives only one OH minus in aqueous solution। करेंगे ना, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका, रिप्रेजेंटेशन होता है किस तरह से, BOH। ठीक है, और ये BOH कैसे टूटता है, BOH टूटता है B प्लस प्लस OH माइनस। बात समझे, तो लेट अस सपोज लेट BOH को हम लोग क्या ले लें, इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, NH4OH। ठीक है, NH4OH का एक्वस सॉल्यूशन। तो डिसोसिएशन कराए, इसका डिसोसिएशन किस तरह से होगा, ध्यान देना, बस फटाफट देखते हैं।
इसका डिसोसिएशन किस तरह से होगा, डिसोसिएशन होगा NH4OH NH4OH aqueous will dissociate to give what? This will dissociate to give NH4 plus क्या OH minus. This will dissociate to give NH4 plus OH minus. ठीक है, T is equal to 0 पे ये C है, ये कुछ भी नहीं होगा. This is at T is equal to 0. T is equal to T equilibrium पे माइनस सी अल्फा, सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये क्या आ जाएगा सी अल्फा, और ये भी क्या आ जाएगा सी अल्फा. ठीक है, नाउ केडी ऑफ बेस को कैसे लिखा जाता है, केडी ऑफ बेस को लिया जाता है क्या केबी. जैसे केडी ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या लिया हमने, के लिया, उसी तरह डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या ले लेंगे हम लोग, केबी ले लेंगे. एंड दिस केबी विल बी रिटन एज व्हाट, इन सिंपल टर्म्स केबी विल बी रिटन एज व्हाट, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कितना NH4OH. अब ये पूरा वही काम है, समझे क्या, राइट. और ये क्या आ जाएगा, KB विल बी इक्वल टू कितना C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है, राइट. बिकॉज हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सॉल्व करते टाइम, लेट अल्फा इज लेस देन 0.05 विच मीन्स 1 माइनस अल्फा इज रफली इक्वल टू कितना 1. सो KB इज इक्वल टू कितना C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1. तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना KB बाय C विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB बाय C. अल्फा आ गया अंडर रूट ऑफ KB बाय C. एक बार ये आ गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चेक इफ अल्फा is equal to under root of KB by C. हमने ये जो वैल्यू निकाला है, if this value is less than 0.05, तो उस केस में अल्फा का वैल्यू फाइनल हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ KB by C, एंड NH4 प्लस एंड OH माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कितना C अल्फा, यस नॉट, विच इज इक्वल टू कितना C इंटू अंडर रूट ऑफ KB by C, C into under root of KB by C, right? And this will come out to be कितना under root of KB into C, right? This value like this. This is how we will evaluate. ठीक है, इसके related questions next class में करेंगे, और next class में हम लोग topic start करेंगे common ion effect. We'll stop here. Thank you.